हुए तापमान के कारण बीजों की नई किस्में पहली आवश्यकता है और मुझे बताती हुई प्रसन्नता है। ये माननीय सदस्यगण यहाँ खाने पीने का प्रोग्राम मत रखो, बंद करो थैलियां। मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय किसानों की बात कर रहा हूँ जिनके कारण खाना पीना होता है। नहीं, आपसे नहीं कह रहा हूँ मैं, इधर खा रहे खा भी इसलिए रहे हैं कि किसान पैदा कर रहा है और हम बीजों की नई नई किस्में तैयार कर रहे हैं। ये वो चीज नहीं खा रहे। अब ये विशेष क्या खा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बढ़ते हुए तापमान में हीट वेव के कारण, कोल्ड वेव के कारण भी फसलों का उत्पादन ना घटे, इसलिए पिछले 10 साल में आईसीआर ने लगभग 2900 नई किस्में जारी की है, जिनमें से 2661 किस्में क्लाइमेट रेजिलेंट है या जलवायु अनुकूल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले साल फरवरी और मार्च में गर्मी अपेक्षाकृत ज़्यादा बढ़ी थी, लेकिन इन्हीं बीजों के कारण फसलों का उत्पादन घटा नहीं बल्कि रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी बचे, क्योंकि हमारे कई इलाके ऐसे हो गए हैं जहां जल का स्तर काफ़ी नीचे चला गया है, इसलिए पानी की एक एक बूंद कीमती है। प्रधानमंत्री जी ने इस महत्व को पानी के पहुंचाना और ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हमने तय किया कि एक एक बूंद पानी का ठीक उपयोग करेंगे। इसलिए 2015 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की, जिसमें 1,06,00,000 हेक्टेयर एरिया को माइक्रो इरिगेशन के तहत कवर करने का काम किया गया है, जिससे 97 लाख किसानों को फायदा हुआ है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री विजनरी है, दूरदर्शी है। केमिकल फर्टिलाइजर का अत्यधिक उपयोग मृदा के स्वास्थ्य को, सॉइल हेल्थ को भी खराब कर रहा है, और अगर ये असंतुलित और अत्यधिक प्रयोग होता रहा तो एक दिन वो आएगा जब धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए अन्न उत्पादित करने से ही इनकार कर देगी। और इसलिए भारत सरकार ने प्राकृतिक कृषि मिशन पिछले साल ही लॉन्च किया है। हमारी कोशिश है माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 करोड़ किसानों को हम सेंसिटाइज करने का काम कर रहे हैं और 18 लाख हेक्टेयर में कम से कम हम प्राकृतिक खेती कर पाएं, इसकी कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि 15 लाख से ज़्यादा किसान इसके लिए तैयार हुए हैं जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हमने बायो रिसोर्स सेंटर्स भी 3000 से ज़्यादा खोले, जहां प्राकृतिक कृषि के लिए बीजामृत, घनजीवामृत इत्यादि तैयार मिल जाए, और प्राकृतिक खेती के साथ साथ जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके प्रमाणन की व्यवस्था भी की जा रही है। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दोनों में हम कोशिश कर रहे हैं किसानों को पर्याप्त प्रशिक्षण भी दें, सुविधाएं भी उपलब्ध कराएं, और इसके साथ साथ सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का अभियान चला हुआ है, क्योंकि सॉइल में कौन कौन से तत्व है किसान को कई बार यही पता नहीं होता, और इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से धरती में किस तरह के फर्टिलाइजर की जरूरत है ये तो किसान को पता चले। इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड लगभग 25 करोड़ 61 लाख बनाए गए हैं ताकि वो संतुलित उपयोग उर्वरकों का कर सके, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी हमने शुरू की है। तो कोशिश हमारी है कि जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए सतत कृषि को बढ़ावा दिया जाए, और इसके लिए अनेकों प्रयास भारत सरकार कर रही है। सप्लीमेंट्री माननीय सर, my supplementary question is, what effort has the government made to promote sustainable agriculture in Maharashtra? माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में भी हमने इन परिस्थितियों का बहुत विस्तृत अध्ययन किया है, और आईसीआर की एक परियोजना नीकरा, राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार, उसका क्रियान्वयन हम महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं, जो कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करती है, और जिला स्तर पर भी, केवल प्रदेश के स्तर पर नहीं, जिला स्तर पर भी कृषि के जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन करने का काम करती है। नीकरा के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में भी छोटे और सीमांत किसानों के लिए तकनीकी सहायता
प्रदान करने का काम नांदेड़ और बीड़ जैसे 2 जिलों को अत्यधिक जोखिम वाला जिला माना गया है, हम वहाँ कर रहे हैं। और नंदुरबार, अकोला, वासिम, वर्धा, चंद्रपुर, हिंगोली, परभणी, जालना, अहमदनगर, लातूर और उस्मानाबाद जैसे 11 जिले जो अधिक जोखिम की श्रेणी में आते हैं, इनमें नीकरा के इनमें से 6 जिलों में अहमदनगर, बीड़, जालना, लातूर, नंदुरबार, उस्मानाबाद में नीकरा के पायलट प्रोजेक्ट हमने क्रियान्वित करने का काम किया है। हमने प्रदर्शित प्रौद्योगिकियों में सामुदायिक तालाब, चेक डैमों की डीसिल्टिंग, जलकुंड, सोयाबीन, बाजरा और कपास में नाली सिंचाई, ट्रांस ब्रांड तैयार करना, कपास और चना में सूक्ष्म सिंचाई, फलों और सब्जियों में मल्चिंग, लघु अवधि सोयाबीन और काबुली चना की किस्में, इंटर क्रॉपिंग, बहुत से प्रयास माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विस्तार से अगर बताऊं तो अनेकों प्रयास नीकरा के माध्यम से महाराष्ट्र में खेती जलवायु परिवर्तन के खतरों से बचे, इसके लिए किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर ड्राफ्ट बोर क्राफ्ट की योजना भी हमारी क्रियाशील हमने की है और पशुपालन जैसे कामों पर भी क्या असर पड़ेगा जलवायु परिवर्तन का, उसका अध्ययन भी हम वहाँ निश्चित तौर पर कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में भी पीडीएमसी योजना के क्रियान्वयन में महाराष्ट्र को बधाई दूंगा, वो बहुत अच्छा क्रियान्वयन कर रहे हैं। अब तक राज्य को 3021 करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता के रूप में प्रदान किए गए हैं और 11.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है। लगभग 11 लाख किसानों को लाभान्वित भी किया गया है और इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड हो, प्राकृतिक खेती हो, जैविक खेती हो, इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो, सारे प्रयोग हम महाराष्ट्र में करने का राज्य सरकार के सहयोग से प्रयत्न कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 125 श्री भाऊ साहेब। क्वेश्चन नंबर 125। केवल 4 क्वेश्चन आए हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहूँगा कि विमुक्त, घुमंतु और आधो घुमंतु जनजातियों के विकास एवं उत्थान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और सीड योजना के क्या परिणाम महाराष्ट्र में दिखा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के विकास एवं कल्याण के लिए सरकार के द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये वो समुदाय हैं जो अपने जीवन यापन और अपने आवासीय ठिकानों के लिए ज़्यादातर जंगलों और चारागाहों पर निर्भर रहते आए हैं। कालांतर के चलते, परिस्थितियों में और पर्यावरण के बदलाव के चलते इनके रहने सहने में काफ़ी परिवर्तन आया। परंपरागत रूप से ये जो काम करते चले आ रहे थे, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग संस्कृतियां होते हैं और ज़्यादातर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते रहते हैं और इस कारण से कोई एक स्थायी ठिकाना इनका नहीं बन पाता है, ना ही आजीविका का कोई स्थायी इनका साधन हो पाता है। जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ते गए, इनके जो परंपरागत काम थे, जैसे लोहगढ़िया लोहे का काम करते थे, बंजारे लोग, सपेरे लोग, मदारी लोग, तो इनके काम जो है ना बंद होते चले गए। सरकार ने 21 फरवरी 2019 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदाय के विकास एवं कल्याण के लिए एक बोर्ड का गठन किया और इसका उद्देश्य, ये बोर्ड जो हमारे विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय हैं, इन समुदायों के कल्याण और विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करने का काम, उन्हें कार्यान्वित करना और ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना जहां पर ऐसे समुदाय के लोग अधिक संख्या में रहते हैं, जो कार्यक्रम इनके लिए बनाए जाते हैं, उनके पहुंच और पात्रता में अंतर का उसका निर्धारण करना और संबंधित एजेंसियों और मंत्रालयों के साथ में ये सुनिश्चित करना कि ये कार्यक्रम विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हों। साथ ही साथ भारत सरकार और राज्य सरकार की योजना में हो रही प्रगति और निगरानी पर उस पर नजर रखना, उनकी मॉनिटरिंग करना। इसके साथ ही 16 फरवरी 2022 को डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना सीड का शुभारंभ किया गया। महाराष्ट्र में सीड योजना का जो माननीय सदस्य के द्वारा जानकारी मांगी गई है, महाराष्ट्र में
सीड योजना के अंतर्गत 16 जिलों में ये योजना लागू की जा रही है, जिसमें निर्माण संस्था 3 जिलों में छत्रपति संभाजी नगर, बीड़ एवं जालना में काम कर रही है। नवचेतना संस्था 7 जिलों में परभणी, उस्मानाबाद, अहमदनगर, लातूर, सोलापुर, पुणे एवं बुल्ढाना में। इसी तरह से धान फाउंडेशन 6 जिलों में हिंगोली, नांदेड़, अमरावती, यवतमाल, वाशिम एवं वर्धा में काम कर रही है। महाराष्ट्र में कुल 800 स्व सहायता समूहों के लक्ष्य के विरुद्ध 766 समूह गठित किए गए हैं, जिनमें 9026 लाभार्थी शामिल हैं। अहमदनगर जिले में माननीय मंत्री जी, नवचेतना संस्था 2 प्रखंडों में काम कर रही है। माननीय मंत्रीगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि संक्षिप्त जवाब दें। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने 20 क्वेश्चन खुलते हैं, आखिर 20 बड़ी मुश्किल से लॉटरी में आते हैं 543 में, सबको मौका मिलना चाहिए। संक्षिप्त बात बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सीड योजना का जानकारी उन्होंने चाही थी, इस कारण से उसके संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी मैंने रखने का प्रयास किया, और विशेष जानकारी अगर माननीय सदस्य जी चाहते हैं तो हम उनके साथ में बैठकर उनको महाराष्ट्र के संबंध में और जानकारी उपलब्ध करा देंगे। ऑनरेबल सदस्य, जाति के प्रमाण पत्र के अभाव में इस समुदाय को केवल 10% लोगों को लाभ मिलता है। महाराष्ट्र में घर घर जाकर इंक्वायरी करके जात प्रमाण पत्र दिया जाता है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या इस तरह योजना अन्य राज्यों में ही लागू करने के लिए आपके माध्यम से हेतु निर्देश माननीय मंत्री जी। करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सच है कि कई राज्यों में अभी डीएनटी के प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण, पात्रता के अभाव के कारण वो शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। इस संबंध में वो तो मंत्रालय ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में अच्छा मॉडल है, क्या वो मॉडल और राज्य भी लागू करेंगे क्या, ये पूछ रहे हैं। 7 राज्यों में, देश के 7 राज्यों में जाति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, इनमें डीएनटी के जारी प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा डीएनटी के जारी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। उनको भी बता दो जारी करने के लिए, क्यों मंत्री जी, उनको भी बताओगे जारी करने के लिए? बाकी राज्यों को भी जब हमारी राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होती है और हमारे रीजनल स्तर पर हमारी जो बैठकें होती हैं, वहाँ के माननीय मंत्रियों के साथ में, माननीय सचिवों के साथ में, उन सभी राज्यों को डीएनटी समुदाय के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सभी से अनुरोध किया जा रहा है। एडवोकेट चंद्रशेखर। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, देश आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन ये जो जातियां हैं जिनको आज हम विमुक्त जातियों के नाम से जानते हैं, 1871 के अपराध जनजाति अधिनियम के तहत इनको अपराधी जनजाति घोषित किया गया था। तो ये 1952 में आज़ाद हुए, 5 साल बाद। मंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया है। आज वर्तमान में डीएनटी, एनटी, एसएनटी समुदाय विभिन्न राज्यों में एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों में वर्गीकृत। मैं मंत्री जी जानना चाहता हूं, क्या इस मंत्री जी के पास इनकी संख्या की जानकारी है कि इनकी संख्या क्या है, और जो योजनाएं बताई हैं उनके आंकड़े हैं कि कितने लोगों को उसका लाभ मिल रहा है? क्योंकि इनकी हालत अध्यक्ष जी बहुत बुरी, और इनको क्योंकि ये जैसा मंत्री जी की पलायन करते हैं, तो वास्तविकता में इनको पूछने वाले, इनके साथ कोई अपराध हो जाता है तो सुनवाई नहीं होती, और इनका जो पुरानी पीढ़ी तो चली गई सर, जो नई पीढ़ी आ रही है वो क्या मुख्य धारा में कभी नहीं जुड़ पाएगी? इसलिए माननीय मंत्री से मेरा आग्रह है कि वो आंकड़े भी स्पष्ट करें और इनकी संख्या की जानकारी मंत्री जी के पास है, क्योंकि पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में इनकी संख्या बहुत और ज्यादा मैं है। एक सलाह दे दूं आप लोगों को। जी बैठो जी बैठो। घुमंतु जातियों के जहां जहां भी डेरे होते हैं, सभी मान्य सदस्यों को प्रयास करना चाहिए कि वह जन सहयोग से ऐसी जातियों के अध्ययन के लिए वहीं पर 3-3 महीने का अगर शिक्षा का केंद्र लगाएंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को शिक्षित कर सकते हैं। ये प्रयास मैं भी कर रहा हूं, आप लोगों को भी करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो कुछ राज्यों का उल्लेख करते उनकी संख्या के बारे में जानकारी चाही गई है। इस संबंध में 2015 में इदाते आयोग बनाया गया, 14 में बनाया गया, जिसने 2015 में अपना कार्य प्रारंभ किया और 2017 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लगभग 15 करोड़ की अनुमानित संख्या आयोग के द्वारा बताई गई। राज्यों में, जिन जिन राज्यों में विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंतु समुदाय के
बंधु पाए जाते हैं उनके कल्याण के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि सरकार के द्वारा सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। हम समाज के जो सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले जो बंधु हैं, उन बंधुओं के कल्याण के लिए जो सीड योजना के अंतर्गत सारे राज्यों में काम किए जा रहे हैं, इसमें आजीविका घटक के अंतर्गत उनको सशक्त बनाने के लिए, उनके युवाओं के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए निःशुल्क कोचिंग के